Hello viewers, welcome to Conceptual Understanding. Today we are going to do वैशेषिका philosophy, उसकी इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, प्रमाण, सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। लिबरेशन के बारे में वैशेषिका फ़िलॉसफी क्या कहती है, और ये वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, पर्टिकुलरली फ़िलॉसफी ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल या फ़िलॉसफी स्टूडेंट, हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। साथ साथ जनरल नॉलेज में भी जिसे इंटरेस्ट है या फिर जो बस ऐसे ही फ़िलॉसफी को इंक्वायर कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी सुपर सिंप्लीफाइड वे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट और सिंप्लीफाइड साथ साथ डिटेल्ड होने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन की बात करें वैशेषिका फ़िलॉसफी की, तो वैशेषिका फ़िलॉसफी की इंट्रोडक्शन की जा सकती है कि वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल है हिंदू फ़िलॉसफी की। तो ये 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल में कौन कौन से स्कूल आते हैं, अगर हम शॉर्टली याद करें, जो कि हमने ऑलरेडी अपने सांख्य, योग और न्याय के वीडियो में किया हुआ है, जो अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो आप आर्ट एंड कल्चर प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोज आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। तो फिर भी हम एक क्विक रिकैप कर सकते हैं कि इंडियन फिलॉसफी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज़ नास्तिक विचार, अनदर इज़ आस्तिक विचार। आस्तिक विचार फर्दर 2 और पार्ट में डिवाइडेड है। एक ऐसे विचार जो वेदों से अपने विचार को डिराइव करें, वेदों से लिबरेशन को समझाएं, जेनेसिस ऑफ यूनिवर्स को समझाएं, और एक ऐसे जो वेदों के अलावा इंडिपेंडेंट ग्राउंड रखें। नास्तिक विचार वो हैं जो वेद को आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे। आस्तिक विचार वेद के सुपरमैसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे। नास्तिक विचार में आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध की बुद्धिज़्म, महावीर जीना की जैनिज़्म, उनके अलावा और भी 23 तीर्थंकर हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मक्खली खोसाल की आजीविका, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम देखेंगे चारवाक को, चारवाक की लोकायुक्त के बारे में थोड़ा समझेंगे हम इन अदर वीडियो। फिर यहाँ पर वेद से कौन कौन से आस्तिक विचार डिराइव हुए हैं उसकी अगर बात करें तो वन इज़ मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। ये कर्म कांड को प्रपाउंड करती है कि आप ये रिचुअल्स करेंगे तो आपको क्या होगा, लिबरेशन मिल जाएगा। जबकि वेदांत जो है ये काफ़ी स्पेक्यूलेटिव है, ये ज्ञान मार्ग को प्रपाउंड करेगी। ये वेदों का अंत है, वेदांत मतलब वेदों का अंत, तो वेदों का निचोड़ है इसमें, और ये ज्ञान मार्ग को प्रपाउंड करेगी, उपनिषद वगैरह। और फिर उसके बाद हम देख सकते हैं इंडिपेंडेंट ग्राउंड में क्या क्या आएगी। तो इंडिपेंडेंट ग्राउंड में आप देख सकते हैं पहले आएगी सांख्य दर्शन, जिस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है। उसके बाद है योग दर्शन। योग और सांख्य की फिलॉसफी काफ़ी सिमिलर है। अगर सांख्य एक मेटाफिजिकल रियाम प्रोवाइड करता है योग को, क्योंकि सांख्य और योग की मेटाफिजिक्स सेम है, तो योग जो है ना वो आगे बताता है कि मेथड क्या है सांख्य के मेटाफिजिक्स को रियलाइज़ करने की। उसके आगे आप देख सकते हैं वैशेषिका और न्याय। तो न्याय हमने ऑलरेडी बना लिया है, योग पर हमने वीडियो ऑलरेडी बना लिया है। अगर आपने चेक नहीं किया है तो यू कैन चेक आउट। आज हम बात करने वाले हैं वैशेषिका की, तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी न्याय के भी मेटाफिजिक्स को समझने में। ऑल्दो हमने न्याय के मेटाफिजिक्स को न्याय वाले वीडियो में भी प्रॉपरली कवर किया है। सो हैविंग डिस्कस दैट, लेट अस डिस्कस फर्दर। तो वैशेषिका फिलॉसफी जो है ये 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल में हिंदू फिलॉसफी की एक है। ऑर्थोडॉक्स यानी कि आस्तिक विचार जो वेदों के सुपरमैसी को एक्सेप्ट करें। तो ये 6 ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी में से एक है। इसे एस्क्राइब किन्हें किया जाता है, तो महर्षि कण्ड को एस्क्राइब किया जाता है। कण्ड को ही कहीं कुछ और सोर्सेस में कश्यप भी कहा गया है। ये फिलॉसफी जो है इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी, एम्फेसाइजिंग एन एटॉमिक अप्रोच टू द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। तो ये फिलॉसफी प्राइमरीली किस बात से कंसर्न्ड है कि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स एटॉमिक है। मतलब यूनिवर्स क्या है, छोटे छोटे परमाणु का बना हुआ है। परमाणु यानी कि परम अणु से ये वर्ड आया है। तो परम यानी कि सबसे सुप्रीम, और अणु यानी कि पार्टिकल, तो सबसे छोटा पार्टिकल। तो अलग अलग पार्टिकल्स जो है वो मिल करके उसने क्या बनाया है, यूनिवर्स के अलग अलग चीज़ों को बनाया है। वैशेषिका जो है इसका नाम कहाँ से डिराइव होता है, विशेष से डिराइव होता है। विशेष से आपको विशेषण याद आ रहा होगा। तो विशेष का अर्थ क्या होता है, पार्टिकुलैरिटी या फिर डिस्टिंक्शन, कि इसमें क्या खास है, ये कैसे अलग है बाकी चीज़ों से, ये है विशेषिका। इसके बाद वैशेषिका क्या है, ये कैटेगराइजेशन और डिफरेंशिएशन पर फोकस करता है। क्या बात है कि मेटाफिजिक्स और फिजिकल वर्ल्ड दोनों डिफरेंट है और दोनों में कुछ विशेष चीज़ें हैं। इसी को कौन बताता है, इसी को आपको वैशेषिका बताती है। तो लेट अस लर्न इन अ बिट डिटेल।
कोटेनेंट्स क्या है वैशेषिका की, यहाँ पर आपको काफ़ी सिमिलैरिटी मिलेगी न्याय से। तो अगर आपने ऑलरेडी न्याय किया हुआ है तो आपको काफ़ी इजी लगेगा ये, क्योंकि ऑन्टोलॉजी काफ़ी सिमिलर है कि वैशेषिका भी क्या है, वो 7 फंडामेंटल सब्सटेंसेस या फिर एलिमेंट ऑफ नेचर पर क्या करती है, बिलीव करती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, पदार्थ। ये पदार्थ जो है ये 7 फंडामेंटल पदार्थ हैं जो हम अभी एक एक करके कर रहे हैं। सबसे पहले क्या आती है, द्रव्य या फिर सब्सटेंस। सब्सटेंस 9 तरह की है, और सब्सटेंस में क्या होता है, सब्सटेंस यानी कि जिसके पास कुछ क्वालिटी हो और वो कुछ एक्शन कर पाए, तो वो सब्सटेंस है। 9 तरह के सब्सटेंस है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, टाइम, स्पेस, सोल एंड माइंड। सेकेंड इज गुण। गुण यानी कि क्वालिटी। ये जो है ना, ये सब्सटेंस के अंदर ही है, सब्सटेंस से सेपरेट नहीं है। सब्सटेंस जो भी सब्सटेंस है ना, अर्थ, वाटर, फायर, उसमें कुछ कुछ अपनी क्वालिटी है, तो दैट इज कॉल्ड गुण। और ये 24 अलग अलग तरह के गुण हैं, जैसे कलर, टेस्ट, स्मेल, टच, नंबर, साइज, सेपरेटनेस, कंजंक्शन, डिस्जंक्शन। तो ये क्या है, ये गुण है सब्सटेंसेस की, जो सब्सटेंस में इनहेरेंटली है, सेपरेट नहीं हो सकती। थर्ड इज कर्म, यानी कि सब्सटेंस जो है वो कैसी मूवमेंट करती है या कैसी एक्टिविटी शो करती है। तो यहाँ पर कुछ 5 तरह की एक्टिविटीज़ है, जैसे कि अपवर्ड एक्टिविटी, डाउनवर्ड मूवमेंट एक्टिविटी, देन देर इज कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना, देन देर इज एक्सपेंशन यानी कि फैलना, देन देर इज लोकोमोशन, एक जगह से दूसरे जगह हो जाना। देन इट टॉक्स अबाउट जेनरलिटी, सामान्य, मतलब कुछ चीज़ है जो सिमिलर, जैसे कि प्लांट है तो हर प्लांट में कुछ क्वालिटीज सिमिलर है ना, कि हर प्लांट जो है वो सनलाइट को ट्रैप करेगी फॉर इंस्टेंस, या फिर क्या करेगी, उसके बाद फोटोसिंथेसिस करेगी, या प्लांट जो है वो लोकोमोशन नहीं शो करती है। तो ये क्या है, ये प्लांट की सामान्य जनरल क्वालिटी है। जैसे कि हॉर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हॉर्सनेस से, कि हर घोड़े में कुछ घोड़ों वाली बात है, ऐसा कहा जा रहा है। विशेष यानी कि कुछ पर्टिकुलर, जैसे कि घोड़े हैं, सारे घोड़े सिमिलर हैं, लेकिन अरब घोड़े में कुछ अलग क्वालिटी होगी, इंडियन घोड़ों में कुछ अलग क्वालिटी होगी। तो दिस इज व्हाट पर्टिकुलैरिटी, ठीक है, कि फ्लावरिंग प्लांट्स थोड़े डिफरेंट हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में थोड़ा डिफरेंस होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इनहेरेंस या समवाय की। समवाय के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि सब्सटेंस जो है ना, कोई भी जो द्रव्य है वो अपने गुणों से रहित नहीं हो सकता, गुणों के साथ ही होगा। सब्सटेंस और क्वालिटी की जो रिलेशनशिप है वो कैसी है, वो इनसेपरेबल है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। एंड द लास्ट इज अभाव। अभाव को भी क्या कहा जाता है, 7 फंडामेंटल सब्सटेंसेस में एक सब्सटेंस माना जाता है। अभाव यानी कि किसी चीज़ की एब्सेंस। तो इसको क्यों यूज़ किया जा रहा है वैशेषिका टेनेंट में, वैशेषिका टेनेट में किसी चीज़ के एब्सेंस को बताने के लिए अभाव कहा जा रहा है। जैसे एक डार्क कमरा है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर रोशनी की अभाव है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर टेनेट्स ऑफ वैशेषिका। सो एटॉमिज्म, जिसके लिए वैशेषिका काफ़ी फेमस है, बहुत ही बाद में वेस्टर्न साइंस जो है वो एटॉमिज्म की बात करेगी, बट इंडिया में आप देखेंगे एंशिएंट टाइम में ही ऋषि कन्नड आ रहे हैं, और ऋषि कन्नड जो है वो एटॉमिक थ्योरी दे रहे हैं, है ना। तो इन्होंने जो है कहा कि यूनिवर्स जो है ना वो इनडिविजिबल इटर्नल एटम्स की बनी है। इन्होंने नाम एटम नहीं यूज़ करके इन्होंने क्या कहा कि परमाणु की बनी हुई है। तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है ना, ये इसको जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में आप तोड़ेंगे तो फाइनली एक ऐसा पार्टिकल आएगा हर सब्सटेंस में जिसको फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता है। यही जो पार्टिकल है जो फर्दर ना टूटे, इसे क्या कहा जाता है, इसे परमाणु कहा गया है। और इसके बाद क्या कहती है ये, कि ये एटम जो है ये कंबाइन करती है अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्सटेंस बनाने के लिए। जैसे हम एग्जांपल ले लें कि अगर एटम्स बहुत ही मिल करके कंबाइन कर रही है, बहुत ही पास है, तो क्या बनेगा, सॉलिड। अगर एटम्स काफ़ी दूर है तो क्या बनती है, लिक्विड। इससे भी ज़्यादा दूर है तो क्या बन जाएगी, गैस। इसके अलावा क्या कहा गया कि कॉम्बिनेशन और सेपरेशन जो है इन एटम्स का, इसी वजह से क्रिएशन होती है अलग अलग चीज़ों की, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, डिस्ट्रक्शन भी होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि सपोज यू हैव समथिंग, सपोज फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ ट्री, और आपने क्या किया, ट्रीज़ को काट दिया। तो यहाँ पर जो एटम्स थी, जो सपोज ये वुड का इतना जो लॉग है,
और ऊपर जो लॉग है इसके बीच को आपने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, और सेपरेट करने से क्या हो गया, ये ट्री की डिस्ट्रक्शन हो गई। ऑल्दो ये वुड एग्जिस्ट कर रही है बट ट्री की क्या हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गई। सिमिलरली आप ट्रांसफॉर्मेशन में समझ सकते हैं कि अगर कोई आइस क्यूब है और आइस क्यूब को आपने क्या किया, आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, तो ये आइस क्यूब किस में चेंज हो गई, आइस क्यूब जो है वो वाटर में चेंज हो गई। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, ये सारी चीज़ें एटम्स के वजह से होती है कि एटम्स जो है वो कंबाइन कर रहे हैं या सेपरेट हो रहे हैं। जब आप हीट करते हैं तो एटम्स क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। जब आप उसको कूल करते हैं तो एटम्स क्या होती है, कंबाइन होने लग जाती है। तो दिस इज व्हाट द एटॉमिज्म ऑफ महर्षि कनट टेल्स। इसके आगे अगर हम देखें तो कॉजेशन की बात की गई है, और यहाँ पर कॉजेशन में जो है आपको वैशेषिका में डिफरेंस देखने को मिलेगा सांख्य फिलॉसफी से। तो सांख्य फिलॉसफी जो है वो किसको प्रपाउंड करती है, सत्कर्यवाद। सत्कर्यवाद क्या है कि इफेक्ट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन कॉज। तो कुछ जो हुआ उसमें ऑलरेडी उसके इफेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो जैसे हो गया तो आप इफेक्ट देख पा रहे हैं बट प्रेजेंट पहले से ही था, ऐसा कहा जा रहा है। कि जैसे कि सपोज डिफॉरेस्टेशन जो है वो एक इफेक्ट है, और उस डिफॉरेस्टेशन जो है वो क्या है, वो एक इफेक्ट है, और ये ऑलरेडी प्रेजेंट था किसमें, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है। तो इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग इज द कॉज, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इफेक्ट है ये, और ये ऑलरेडी प्रेजेंट है कॉज में, ऐसा कहती है सांख्य फिलॉसफी। कि जैसे आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग होनी ही है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है इनहेरेंटली, कि द वे डिफॉरेस्टेशन, द मोमेंट डिफॉरेस्टेशन अकर्स तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। बट यहाँ पर वैशेषिका फिलॉसफी जो है, अगर इसकी बात करें तो ये किसकी बात करती है, ये असत्कर्यवाद की बात करती है। मतलब क्या कि कॉज जो है उसमें इफेक्ट प्री एग्जिस्टेंट नहीं है। तो ये क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को कॉज करते हैं तो ही बॉर्न हुई। मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पहले से नहीं एग्जिस्ट करती है, जैसे आपने डिफॉरेस्टेशन करना स्टार्ट किया तो ग्लोबल वार्मिंग पैदा हुई, कुछ ऐसा कहा जा रहा है। I hope you understood. Let us move further. So the next in the series is epistemology. So the picture given alongside is one of न्याय philosophy. तो यहाँ से अगर हम comparison को delete कर दें तो ये बन जाती है वैशेषिका। तो नॉलेज इन वैशेषिका इज क्लासिफाइड इनटू 3 मीन्स। तो नॉलेज आप कैसे, वैलिड नॉलेज कैसे गेन करेंगे, तो एक तो प्रत्यक्ष, यानी कि आप डायरेक्टली सेंसेस से जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो देखें, उसको परसीव करें। देन कम्स इन्फेरेंस, दैट इज़ द सेकेंड थिंग, कि आप उस परसीवियरेंस के बेसिस पर क्या करेंगे, कुछ अनुमान लगाएंगे, ठीक है, अपने रीजनिंग और लॉजिक के बेसिस पर। एंड द थर्ड कम्स टेस्टिमनी या फिर शब्द। तो आपने जो अनुमान लगाया और आपने जो भी देखा वो किससे बैक्ड होना चाहिए, वो किसी रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज, जैसे कि वेद, जैसे कि उपनिषद। तो इससे क्या होना चाहिए, इससे इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी बैक्ड बाय दीज थिंग्स। तो ये कहती है वैशेषिका की एपिस्टेमोलॉजी। इसी में अगर आप कंपैरिजन भी मिला देते हैं तो ये न्याय बन जाती है। आइए देखें कैसे, क्या कहा जा रहा है। तो इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड तो व्हाट इज़ दिस, इट इज़ समवॉट लाइक, अगर हम समझना चाहें तो न्याय क्या कहती है, न्याय कहती है कि आप कोई चीज़ परसीव करिए, उस बेसिस पर एक अनुमान लगाइए, वैशेषिका कहती है उस बेसिस पर एक अनुमान लगाइए और उस अनुमान को क्रॉस चेक करिए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज से। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सपोज कहीं पर यू सी स्मोक, आपको धुआं दिख रहा है कहीं पर, तो आपने क्या कहा कि यहाँ पर आग लगी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका अनुमान है कि यहाँ पर ज़रूर आग लगी होगी, तब तो धुआं दिख रहा है। और फिर इसको आपने क्या किया, इसको आप कहीं से अपने वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज से जो है, वेद से, उपनिषद से जो है क्रॉस चेक करिए कि वहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन्ड है क्या किसी स्टोरी में या किसी चीज़ में कि आग लगी थी, फिर बाद में जो है वो धुआं रह गया तो लोगों को कुछ पता चला या वैसा कुछ। तो दिस इज़ व्हाट वैशेषिका टीचर्स। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गया, दैट इज़ कंपैरिजन। ये कौन सिखाता है, ये आपको न्याय फिलॉसफी सिखाती है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि आप जो अनुमान लगा रहे हैं ना, आपको उसको कंपेयर करना है अपने लाइफ में जो आपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस झेले हैं, उससे जो आपने लॉजिक डिराइव किया, उस कंडीशनिंग से जो आपने लॉजिक डिराइव किया है, तो आप कंपेयर करिए कि हाँ वहाँ पर भी क्या हुआ। सपोज बी करके एक प्लेस है और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको धुआं दिख रहा है, तो आपने कहा आग लगी है। क्यों कहा आपने, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं कि
कभी आप कहीं ए प्लेस पर जब गए थे तो वहाँ पर आपने क्या देखा था कि आग लग गई थी और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि आग तो चली गई बट धुआं रह गया, तो आपने कंपेयर किया। दिस इज़ व्हाट, ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है न्याय फिलॉसफी में। हालांकि काफ़ी सिमिलैरिटी है न्याय और वैशेषिका में, न्याय बस आगे थोड़ा मेथड्स को और डेवलप करती है, बट मेटाफिजिकल रियाम जो न्याय की है वो काफ़ी सिमिलर है, इनफैक्ट बोरोड है वैशेषिका से। आगे बढ़ते हैं, लिबरेशन की बात करें, मुक्ति की बात करें, क्योंकि हर फिलॉसफी का फाइनल स्टैंस ही क्या है, एग्जिस्टेंस ही इसलिए है क्योंकि वो किसी तरह से बताती है कि आप जो है आपको मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो अगर इसकी बात करें तो हम देख सकते हैं क्या कि मोक्ष, तो न्याय में जो वैशेषिका में जो मोक्ष की बात की गई है वो कैसे गेन किया जा सकता है, ट्रू नॉलेज से। काफ़ी सिमिलर टू आप देख सकते हैं न्याय है, कि न्याय में भी ट्रू नॉलेज की बात की गई है कि अगर आपको ट्रू नॉलेज मिल जाता है तो आप क्या करेंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगी। और ट्रू नॉलेज गेन करने का तरीका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि परसेप्शन, इन्फरेंस और उसके बाद वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के साथ क्रॉस चेक। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या होगा, आपको ट्रू नॉलेज मिलेगी, और जब आपको ट्रू नॉलेज मिलेगी तो आप नेचर ऑफ सब्सटेंस की भी नॉलेज रखेंगे, उनकी क्वालिटीज़ की नॉलेज रखेंगे, साथ साथ सेल्फ, खुद के आत्मन की भी नॉलेज रखेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा कि लिबरेशन हो जाएगा आपका। लिबरेशन कब हुआ, कैसे हम समझ सकते हैं कि हमारा लिबरेशन हुआ या नहीं, तो लिबरेशन को समझने के लिए हमें बस ये देखना है कि हमारे सफरिंग्स खत्म हो गए कि नहीं। तो सफरिंग यानी कि सफरिंग का एज इन लिटरल मीनिंग ये नहीं है कि आपके साथ आपके लाइफ में चैलेंजेस आना बंद हो जाएं, बस आपका रिएक्शन ख़त्म हुआ कि नहीं। आपका जो ओवरवेल्म हो जाना होता था कि कोई कुछ अचीवमेंट हो गया तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, या कुछ फेलियर या कुछ चैलेंज आ गया तो आप बहुत घबरा गए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो उसकी बात करी जा रही है कि लिबरेशन फ्रॉम व्हाट, लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, कि आपकी सफरिंग जो है वो सेस कर जाए, सेसेशन ऑफ ऑल सफरिंग एंड द अटेनमेंट ऑफ स्टेट ऑफ इटर्नल ब्लिस। जैसे आपका अंदर से आपकी सफरिंग खत्म हो जाएगी ना, आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं रहेंगे तो वॉट एवर कॉन्सिक्वेंसेस हैपन, तो उसके बाद जो है यू विल अटेन इटर्नल ब्लिस, क्योंकि आपकी अटैचमेंट है ही नहीं, कि हैप्पीनेस से भी नहीं अटैचमेंट है, तो कहीं ना कहीं आप जो जब कोई चैलेंज लाइफ पुट ऑन करेगी आपके सामने तो आप कहीं दुखी भी तो नहीं होंगे ना उस लेवल पर, क्योंकि आप हैप्पी भी तो नहीं हो रहे अचीवमेंट से। तो आप क्या हो जाएंगे, आप जो है डिटैच्ड हो जाएंगे, और डिटैचमेंट को ही यहाँ पर क्या कहा गया है, इटर्नल ब्लिस, कि आप बिना फियर और फेवर के किसी सिचुएशन को देख सकते हैं, बिना फियर और फेवर के। जो आपकी जो माइंड है, जो बचपन से ही अब तक बहुत सारे थॉट से, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से प्री कंडीशनिंग हुई है उसकी अलग अलग सिचुएशन को लेकर के, तो जब ये प्री कंडीशनिंग ख़त्म हो गई और आप बिना फियर फेवर, बिना अटैचमेंट के चीज़ों को देखें, तो क्या हो गया, आपकी लिबरेशन हो गई। और ये कैसे पॉसिबल है कि आप डिटैच हो सकें, ये तभी पॉसिबल है जब आप क्या करें, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज को गेन करें। तो इन शॉर्ट, लिबरेशन इन वैशेषिका इज पॉसिबल बाय गेनिंग ट्रू नॉलेज ऑफ रियलिटी। इस ट्रू नॉलेज में आपको क्या जानना है, आपको सब्सटेंस के नेचर को जानना है, क्वालिटीज़ को जानना है, सेल्फ के बारे में जानना है, सब जानना है बेसिकली। देन कम्स वैशेषिका इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर फिलॉसफी। अब हम बाकी फिलॉसफीज़ की अगर बात करें, सांख्य, योग और न्याय हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, जो आप आर्ट एंड कल्चर प्लेलिस्ट में फाइंड कर सकते हैं। तो अगर बाकी फिलॉसफीज से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि न्याय और वैशेषिका जो है ना, ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, काफ़ी सिमिलर है। तो जैसा मैंने ऑलरेडी कहा कि न्याय जो है वो क्या करती है, वो एक लॉजिकल फ्रेमवर्क और मेथडोलॉजी प्रोवाइड करती है कि इसके आगे क्या, बट वैशेषिका जो है वो मेटाफिजिकल, वो बताती है यूनिवर्स कैसे, क्या क्या नहीं, और इसी को आगे डेवलप करती है फिर क्या, न्याय फिलॉसफी। और न्याय और वैशेषिका को इसलिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है फिलॉसफी, क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से, और इसी वजह से ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि ये क्या करती है, ये सिमिलैरिटी शेयर करती है लॉजिक और नॉलेज या फिर मेटाफिजिक्स के मामले में। ठीक उसी तरीके से जैसे सांख्य और योगा जो है वो क्या करती है, वो मेटाफिजिक्स के मामले में काफ़ी सिमिलैरिटी शेयर करती है। कंट्रीब्यूशन और लेगेसी की अगर बात करें न्याय फिलॉसफी की, तो सबसे पहली कंट्रीब्यूशन है एटॉमिस्टिक थ्योरी, जो कि वेस्टर्न फिलॉसफी से काफ़ी सिमिलर है, जो काफ़ी सेंचुरीज़ के बाद डेवलप हुई है ना। एटम की कॉन्सेप्ट वहाँ काफ़ी सेंचुरीज़ बाद डेवलप हुई, और ये हमें काफ़ी एस्टॉनिशिंग और हैप्पीनेस की बात है कि ये इंडिया में
जो है एंशियंट टाइम में ही डेवलप हो गई थी। एटॉमिक थ्योरी कोई दे रहे थे महर्षि कर्नाटकर के, तो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दे रखा था। जब पूरी दुनिया जो है वो सिविलाइजेशन को फिगर आउट कर रही थी, यहाँ इंडिया में हम क्या कर रहे थे, हम एटॉमिक थ्योरी पर बात कर रहे थे कि यूनिवर्स जो है वो एटम्स का बना है, परमाणु का बना है। परमाणु क्या है, वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं। तो ऐसा करके हम बात कर रहे थे। इट इज़ वेरी अपने आप में ये एक अचीवमेंट है। उसके आगे हम क्या देखें, सिस्टमैटिक कैटेगराइजेशन ऑफ नॉलेज एंड रियलिटी। तो जैसा कि वैशेषिका में क्या है, वैशेषिका जो है वो मानती है कि आपको क्या करना है, हमको मेटाफिजिकल चीज़ों को और फिजिकल चीज़ों को कैटेगराइज करना है। वैसे ही हमें क्या करना है, हमें नॉलेज और रियलिटी को कैटेगराइज करना है। और ये जो सिस्टमैटिक कैटेगराइजेशन है ना नॉलेज और रियलिटी की, ये आगे जो है वो बाकी चीज़ों को भी जो है ना मोटिवेट करेगी फॉर दिस सिस्टमैटिक कैटेगराइजेशन ऑफ वेरियस टॉपिक्स विद इन। जैसे कि ये आयुर्वेद को सिस्टमैटिक कैटेगराइजेशन के लिए, इंडियन मैथमेटिक्स को या फिर वैदिक मैथमेटिक्स आप कह सकते हैं, तो उसे काफ़ी क्या करेगी, काफ़ी ज़्यादा एक पुश देगी। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि ये एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है रियलिटी के नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए। और ये इसकी इम्फेसिस किधर है, कैटेगराइजेशन में, कि आप कैटेगराइज करो, आप एटॉमिक थ्योरी पर ध्यान दो, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ ये क्या करती है, ये लॉजिकल अप्रोच देती है। जैसे न्याय जो है वो डिबेट को लेकर के आती है। डिबेट को कैसे लेकर के आती है, क्योंकि न्याय में क्या कहा गया है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज में आपको क्या करना है, आपको कंपैरिजन भी करना है। तो अगर एक पॉइंट ऑफ थ्योरी है, उस पर दो अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, तो दोनों अपने अपने पक्षों को रखें, अपने अपने लॉजिक को रखें और दोनों के लॉजिक को काटा जाए, उसके लूप होल्स को। तो ये क्या है, ये डिबेट की स्टार्टिंग ही तो है। तो कुछ उसी तरीके से क्या होता है कि वैशेषिका जो है ये ऑटोमिज्म की स्टार्टिंग है, ये कैटेगराइजेशन ऑफ नॉलेज एंड मेटाफिजिक्स की स्टार्टिंग है। और ये जो है ये कुछ ऐसा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम हमें प्रोवाइड करेगी जिसमें इंडियन फिलोसफिकल थॉट आने वाले समय में भी क्या करेगी, रेजोनेट करती रहेगी। So that is it for the Vaisheshika philosophy. I hope you like the video. Do like, share, comment, subscribe. Thank you for watching.